हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 19 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार अवश्य देखें। अगले दिन अर्नब देर रात तक पहुँचा तो होटल में चेक इन कर सबसे पहले जाकर फ्रेश हुआ और दादू को फ़ोन लगाया। उसके कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे दादू ने एक ही रिंग में झट से कॉल रिसीव कर लिया। हेलो दादू, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम ठीक ठाक पहुँच गए? जी दादू। और आपकी बहू कैसी है? ख्याल तो रखती है ना आपका? बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। धन्यवाद तुम्हें भी मेरी बात मानने के लिए और शादी करने के लिए। दादू की बात सुनकर अर्नब अपने भौहें उछालकर हौले से मुस्कुरा दिया। ठीक है दादू, मैं अभी डिनर कर आराम करने जा रहा हूँ, तो कल सुबह में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन फ्री होकर मुझे ज़रूर कॉल करना, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं तो भी बता दीजिए। नहीं, तुम पहले अभी खाकर आराम कर लो, फिर कल मुझे कॉल करना। जी ठीक है दादू, कल सुबह कॉल करते हैं। वैसे तुम कब तक लौटोगे? दादू, पहले मीटिंग तो अटेंड कर लूँ। वैसे मैं सोच तो रहा था कि एक सप्ताह में वापस आ जाऊँगा, पर लगता है मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि एक दो मीटिंग में काम नहीं बनने वाला, नहीं निपटने वाला, तो मुझे ज़्यादा समय देना होगा। ठीक है, तुम फ्री होकर मुझे कॉल करो, फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। फिर एक दूसरे को बाय बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और खाना ऑर्डर कर दिया। फिर वहीं बेड पर निढाल हो गया। तभी दादू की कही बातें दिमाग में गूंज गई। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे, बहुत ख्याल रखती है। धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए, उसे मेरी बहू बनाने के लिए। और याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है, ये लड़की तो लगता है मन लगाकर काम कर रही है। वाकई दादू का ध्यान रख रही है। मुश्किल से 2 दिन हुए नहीं और दादू तो बहुत खुश हैं। चलो अच्छा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं भी दादू को लेकर जो निश्चिंत रहूँगा, अपने काम पर फोकस कर पाऊँगा। 2 सालों में जो मैंने लॉस कर दिया उसे कवर कर लूँगा। मन में बोलते हुए वह एकटक छत की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसे भीमा के द्वारा बनाया गया वीडियो की याद आ गई और एक बार फिर फ़ोन लिया और वह वीडियो को रीस्टोर कर लिया। फिर वीडियो को बार बार प्ले कर देखता रहा और चेहरे पर एक मुस्कान आती रही। चलो, अब हमने डिसीजन भले ही जल्दबाजी में लिया हो, पर लग रहा है अच्छा है डिसीजन था। सही किया मैंने, मन में बोलकर फ़ोन रखने लगा। लेकिन एक बार फिर वीडियो प्ले किया और जहाँ अदिति हंस रही थी वहाँ पर स्टॉप कर उसे जूम करके देखने लगा। हादसे से पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, काली आंखों के साथ कैसी दिख रही थी, पर यह नीली आंखें, उफ, बेहद नशीली लग रही है। बिल्कुल झील सी नीली दिख रही है। जी तो करता है बार बार देखूं, घंटों तक निहारता रहूं। तभी भीमा का कॉल आने लगा और वह तुरंत अपनी सोच से बाहर आया। अरे, यह मुझे क्या हो गया था? यह क्या सोच रहा था? नहीं नहीं, मैं अपने मन में ऐसे ख्याल नहीं ला सकता। मुझे अपने हद में रहना होगा। मन में यह सब सोचता रहा तो फ़ोन पूरा रिंग होकर रह गया और वह रिसीव नहीं कर पाया। इधर भीमा की घबराहट थोड़ी बढ़ गई। दादू को बात करते देख भीमा का कलेजा तभी धक से रह गया था। कहीं दादू ने सच में बता तो नहीं दिया भाई को, और यही कंफर्म करने के लिए उसने कॉल लगाया था, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब वह पक्का नाराज़ है। क्या करूं, दोबारा फ़ोन लगाऊं? लगाता हूँ, अगर नाराज़ भी होंगे तो माफ़ी मांग लूँगा। और दोबारा फ़ोन किया, लेकिन तब तक अर्नब का खाना आ चुका था तो उसने फ़ोन को म्यूट कर छोड़ दिया। रात भी काफ़ी गहरी हो गई थी और उसका डिनर भी आ चुका था, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। इधर भीमा की हिम्मत नहीं हुई कि वापस कॉल लगाए। अर्नब ने डिनर किया और सीधा बेड पर चला गया। अगले सुबह 9 बजे ही उसका मीटिंग था। इधर भीमा परेशान था कि भाई शायद नाराज़ है, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं किया।
इधर दादू भी अर्नब के कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर अगली सुबह मीटिंग जल्दी थी तो अर्नब उठा और जिम में जाकर खूब पसीना बहाया। उसके बाद फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया। तब तक ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। वह कार में बैठा और ऑफिस के लिए निकल हो गया। इस बीच में समय नहीं मिला कि दादू से बात करे और याद भी नहीं रहा। इधर दादू कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु जब उसने कॉल नहीं किया तो दादू ने मोबाइल लिया और फ़ोन लगाने लगे, लेकिन फिर कुछ सोचकर फ़ोन रख दिया। नहीं, अभी जल्दबाजी में मैं कुछ भी नहीं करना है। वह फ्री रहेगा तो खुद फ़ोन करेगा ही, मन में बोला तो, लेकिन फिर भी अपने फ़ोन की तरफ बार बार देख रहे थे और इंतज़ार उनसे अब नहीं हो रहा था। वह एक बार फिर फ़ोन लिए और उलट पुलट कर देखा। व्हाट्सएप भी ऑन कर देख लिया, पर फिर भी फ़ोन लगाया नहीं, वापस रख दिया। इधर अर्नब ऑफिस में पहुंचा तो मीटिंग का सारा सेटअप तैयार था। वह सभी इन्वेस्टर भी आ चुके थे। अर्नब को देखते ही सब ने उन्हें ग्रीट किया और श्री आदित्य रॉय सिंघानिया के बारे में पूछने लगे। अर्नब ने सबको बैठने का इशारा किया और कहा, अब उनकी उम्र हो चली है तो तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए आप लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए, काम की बातें हो जाए पहले। तब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे। मिस्टर अर्नब ने बोलना शुरू किया, देखिए, हमें पता चला है अब आप सब आदित्य एंड सन्स के साथ काम करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आप लोग जिसके साथ चाहे बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें आपत्ति भी नहीं है और हम आपको रोकेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात याद रहे, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टअप था, तब आपका साथ किसने दिया? आपको मार्केट में किसने आगे बढ़ाया? आपको नाम पहचान किसने दिलाई? यह ज़रूर याद रखिएगा। सर, हम जानते हैं, आपकी बातों से सहमत भी हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में आदित्य एंड सन्स ग्रुप की जो हालत हुई है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो हमें ऐसा लगता है इधर इन्वेस्ट कर हम आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। वहाँ बैठे सभी इन्वेस्टर्स ने दबे जुबान में बोल दिया, हाँ, मैं मानता हूँ पिछले 2 साल में हमारी कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं उठेगी या नहीं ग्रो करेगी। अच्छा बुरा समय सभी का होता है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, जो चीज़ अचानक ही बहुत ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से गिरती भी है नीचे। आप जिस जयंत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, शायद आपको सच्चाई पता नहीं, उसने हमारे साथ कितनी दगाबाजी की है। वह कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, अपने थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में आया तो मेरे काम को हैंडल करने के बहाने उसने उसको कब्जा ही कर लिया, हमारे ही पीठ पर छुरा भोंक दिया। अगर वह हमारे साथ ऐसा करता है तो क्या आपके साथ वो लॉयल रहेगा? सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सर, पर उसने तो कहा कि अपने दम पर वह इतने आगे बढ़ा है। भला वह सच्चाई क्यों बताएगा और क्यों बोलेगा उसने जो चीटिंग किया? अब सब आपस में बातें करने लगे। फिर कहा, सॉरी सर, हम उसकी बातों में आ गए थे और ज़्यादा गहराई से सोच नहीं पाए थे, ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में चले गए थे। पर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम भले ही देर से आगे बढ़ेंगे, पर मजबूती से बढ़ेंगे। और अर्नब ने सबसे हाथ मिलाते हुए मीटिंग को ओवर किया। इधर दादू अर्नब के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। जब उसने कॉल नहीं किया तो दादू को अब और नहीं रहा गया। वह लगातार फ़ोन मैसेज करने लगे। अर्नब मीटिंग में जाने से पहले ही फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दिया था, तो उसे पता नहीं चला। एक आध बार महसूस भी हुआ तो उसने इग्नोर किया। वैसे भी उसकी आदत हमेशा से रही है, कितना भी अर्जेंट कॉल रहे, पर मीटिंग के बीच में वह कॉल या मैसेज रिसीव नहीं करता है। अर्नब अभी फ़ोन निकाल कर चेक करने लगा, तभी मैनेजर ने कहा, सर, लंच का समय हो गया है। तो अर्नब सभी इन्वेस्टर्स के साथ लंच करने होटल चला गया और एक बार फिर दादू को फ़ोन नहीं कर पाया। इधर दादू आग बबूला हो रहे थे, पेशेंस की लेवल अब ख़त्म हो रही थी। तभी अदिति आई। दादू, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? यूँ काँप क्यों रहे हैं और आंखें भी लाल है? आपको फीवर तो नहीं? जब तक दादू कुछ जवाब देते, आदिति भाग कर
फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और थर्मामीटर निकालने लगी तो दादू ने हाथ हिलाकर ना में इशारा किया तो अदिति ने थर्मामीटर वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख दिया। इधर दादू ने एक बार फिर फ़ोन की तरफ देखा कि कॉल नहीं तो कम से कम मैसेज भी आया कि नहीं, पर कोई मैसेज भी नहीं था। अब दादू बहुत ज़ोर से फ़ोन पटक कर तोड़ने ही वाले थे कि तभी अर्नब का कॉल आया। दादू ने तुरंत रिसीव किया। अभी वह ज़ोर से चिल्लाते ही कि उससे पहले ही अर्नब ने कहा, सॉरी दादू, मीटिंग में था। उसके बाद हम लंच पर चले गए तो मोबाइल नहीं देख सका। बोले, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक हैं? फ़ोन नहीं रिसीव करने की वजह से दादू गुस्सा थे ही और ऊपर से अर्नब ने हालचाल पूछ लिया। दादू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बाहर में गई मेरी तबीयत, कहाँ था अब तक? तुम्हें कहा था फ़ोन करने के लिए, तो क्यों नहीं किया? फ़ोन नहीं तो कम से कम मैसेज भी नहीं किया और न मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। इतना बिजी था? वो दादू, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ज़्यादा समझाओ मत, सिखा मत। बिजनेस अपने परिवार से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं बार बार समझा रहा हूँ, बिजनेस ठीक है लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अर्नब सारी बातें सुन रहा था और दादू के गुस्से को भी समझ रहा था, महसूस कर रहा था। वह अपने बाएं हाथ से फ़ोन पकड़ा था और दाएं हाथ से अपने फेस को बार बार पोंछ रहा था। सॉरी दादू, रात को सोने में लेट हो गया और सुबह 9 बजे से मीटिंग थी, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। बोलिए ना, सब ठीक है उधर? क्या खाक ठीक रहेगा और तू रहने देगा? पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों जिंदा रखा है, क्यों मेरी ही आयु इतनी लंबी दे दी, अमर बनाकर भेज दिया धरती पर। यह दिन सब देखने से अच्छा होता भगवान पहले उठा लिया होता। दादू, मरे आपके दुश्मन। क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसने क्या कहा? वह लड़की, सॉरी, आपकी बहू ध्यान रखती तो है ना? कहीं उसने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हो गया, क्या समस्या है? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? बेटा, जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा, नहीं संभलेगा, नहीं सुधरेगा, तब तक मैं भी ठीक नहीं हो सकता। क्या हुआ दादू, साफ साफ बोलिए ना। आपकी यह गोल गोल बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। अर्नब, आखिर तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे तू मेरा पोता है, मैंने तेरी परवरिश की है। क्या मेरी परवरिश इतनी बेकार है? मेरे दिए हुए संस्कार इतने कमज़ोर हैं जो मेरा पोता ऐसा बन गया? पता है, आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुक गया। जो लोग मेरे सामने सर झुकाकर क्या जूतों पर नाक रगड़ने के लिए तैयार था, वह आज आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। कितनी बेइज्जती महसूस हुई पता है तुम्हें? सुनकर अर्नब की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दादू, प्लीज़ यह गोल गोल बातें घुमाना बंद कीजिए, पहेलियाँ मत बुझाइए, अब जो भी है क्लियर करिए। किसने क्या कहा और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपका सर झुक गया? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अभी बताता हूँ, सब समझ में आएगा। पहले तो बताओ, तुमने किससे शादी की है? मेरा मतलब मेरी बहू अदिति कौन है? क्या मतलब दादू? मैंने आपसे कहा तो था कि वो मेरी बैचमेट थी। अच्छा, फिर वो कहाँ रहती थी और दोबारा कैसे मुलाकात हुई तुम दोनों की? उसके माता पिता कौन हैं? अब तो अर्नब के माथे पर पसीना उभरने लगे। क्या हुआ दादू, आप इतना क्यों पूछने लगे? उसने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर खन्ना आया था कल। सुनकर वो शॉक्ड हो गया, एक क्षण के लिए चुप रह गया। सुन रहा है तू? जी दादू, बोलिए ना, मैं सब सुन रहा हूँ। क्यों आया था, क्या कहा उसने? एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तुम्हारे ऊपर। क्या इल्ज़ाम? अब क्या इल्ज़ाम लगाया है? तुमने उनकी बेटी का किडनैप किया है। व्हाट? किडनैप? उनकी बेटी का? इसकी तो भांग खा लिया है क्या उसने, या उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? डॉक्टर दूसरे का इलाज करते करते खुद बीमार हो गया है, पागल हो गया है। उसकी तो एक ही बेटी थी दिया, अचानक दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? और तो और आप भी उनकी बातों में आ गए, बातों पर यकीन कर लिया और इतना टेंशन में आ गए। कैसे टेंशन में नहीं आता? बात उसकी सही है। क्या बात सही है उसकी? अब उनकी कौन सी दूसरी बेटी है? अदिति, जिसके साथ तुमने शादी कर ली।
वह उसकी बेटी है। तुमने बिना उसे इन्फॉर्म किए ही शादी कर ली, वह भी किडनैप करके ज़बरदस्ती। अर्नब अपना सर सहलाने लगा, आईब्रो दबाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, कहीं उसने सारी सच्चाई बता तो नहीं दिया दादू को। ओह गॉड, अब क्या होगा? क्या उस लड़की ने मेरा मतलब अदिति ने भी ऐसा कहा? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। उल्टा वह तो हमारा ही पक्ष ले रही थी, बोल रही थी कि अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने किडनैप नहीं किया। तो फिर जो भी हुए, पर अब मैं जो पूछ रहा हूँ वह बोलो अर्नब। जी दादू। क्या उसने जो भी कहा वह सच है? जी दादू, पर वह उसकी सगी बेटी नहीं, मानी हुई बेटी है। अरे वह तो अभी कुछ महीने पहले दिल्ली आई ही है। उसने उसका इलाज किया तो उसे अपनी बेटी मान लिया। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और उसने उसका इलाज क्यों किया? क्या हो गया था उस बच्ची के साथ? अब तो अर्नब की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो पता नहीं क्या हो गया था, शायद बीमार थी। अच्छा वो सब छोड़ो, इस पर हम बाद में बात करते हैं। पर तुमने बिना खन्ना को पूछे शादी क्यों कर ली? वह इसलिए कि अगर उन्हें पूछता तो कभी राजी नहीं होता, इसीलिए किडनैप कर लिया। आपसे किसने कहा? खन्ना ने। हाँ, फिर उसने झूठ कहा है। वीडियो भी झूठ बोलेगा क्या? क्या क्या कहा आपने? उसने मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया है जिसमें अदिति आधी रात को घर से निकलती है, फिर तुम्हारे कार में बैठकर कहीं जा रही है। अर्नब अवाक होकर सब सुन रहा था। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।